सतनाम सतनाम। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कह रविदास चमार। कह रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज का एक कार्यक्रम गुरु का पावन दरबार सजा है। गांव सिलाजुड्डी, जिला मुजफ्फरनगर में, और इसका श्रेय जाता है महात्मा श्री मिंटू दास जी को और पूरी आयोजक कमेटी। इस भव्य कार्यक्रम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया। पिछले कई वर्ष से गांव सिलाजुड्डी वाले एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन कराते आ रहे हैं। आपने जो ये सुंदर व्यवस्था की है, आपके प्रयास से अन्य बंधुओं को भी सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है। और एक बात और मैं मुजफ्फरनगर वासियों से कहना चाहता हूं। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जिन्होंने कई हजार साधुओं को दीक्षा दी, कई हजार साधु उन्होंने तैयार किए समाज के लिए, कई हजार प्रचारक तैयार किए। यदि अब की बात करें तो साधु का मिलना बहुत मुश्किल है। साधु ढूंढन में चला साधु न मिलिया एक, लाखों में तो है नहीं कोटि मध्य देख। इतने सारे आश्रम गुरु महाराज के हैं और उनमें से यहां मुजफ्फरनगर में चंद महात्मा ही हैं हमारे, जिनमें से एक युवा महात्मा मिंटू दास जी हैं। और गुरु महाराज की कृपा से इनको मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ की सारी संगत से मेरा एक आग्रह है, आप सभी मिलजुल कर गुरु महाराज के इस कारवां को आगे बढ़ाएं। हरि गुरु साध समान चित नित आगम तत्मूल, इन विच अंतर जिन करो करबत सहन कबूल। भेद मत करना, फर्क मत समझना, साधुओं में छोटा बड़ा मत करना बिल्कुल भी।
मन को एकाग्र करते हुए जो संतों का एक कारवां है उसमें बैठ जाना। ये जहाज है गुरु नाम का, और इसमें बैठने के बाद भी बीच में उतरने का यदि प्रयास करोगे ना, गलत हो जाएगा काम। आज एक साधु को आप सही कह रहे हैं, कल यदि उसी को गलत कहेंगे तो और गलत हो जाएगा। पूरे निष्ठा से, पूरे भाव के साथ वो विचार, वो भावना, वो आस्था आपके अंदर होनी चाहिए। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज स्पष्ट करते थे कि यदि मेरे यहां से कोई सेवादार भी आ गया ना, ये समझ लेना तुम्हारे घर समनदास ही आ गया है। ये विचार आपके हृदय में होना चाहिए, क्योंकि जो संतों की अंदर ही तो उसकी झलक होती है ना मालिक की। तो पुनः इस भव्य कार्यक्रम के लिए आयोजक कमेटी और महात्मा श्री मिंटू दास जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कार्यक्रम को अपने हुनर से सजा रहे साजिंदे महोदय, साउंड ऑपरेटर महोदय, कार्यक्रम में मौजूद तमाम संतों महात्माओं को भी बंदगी करता हूं। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे संचालक महोदय और कार्यक्रम का दूर दराज तक प्रसारण कर रहे मीडिया बंधु, कार्यक्रम में मौजूद मेरी बहनें, माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, बच्चों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी। सो रहे हैं क्या? सतनाम जी जागे हैं? जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सो जा पैर पसार। अब जागने का समय है, अब जाग गए तो फिर क्या कहने, फिर जागा नहीं जाएगा जब पैर फैलाकर सो जाओगे। अमृत वाणी की दो पंक्ति आपके मध्य पड़ी थी अभी। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करी जय, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए। सदगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, संतों की कथा तो अकथा होती है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में उसे बांधा नहीं जा सकता। ग्रंथों की भी कथा होती है, संतों की भी होती है। एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं। एक कथावाचक महोदय अपना वो तैयारी करके कहीं कथा करने के लिए जाया करते थे। रोज का काम था उनका। गांव के बाहर एक भगत जी, वो अपने खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और वो रोज देखते हैं कि आदमी कहां जा रहा है। एक दिन जिज्ञासा हुई मन में और पूछ लिया कि महाराज आप कहां जाते हो, क्या काम करते हो आप? उसने कहा मैं कथावाचक हूं, मैं कथा करता हूं, जगह जगह जाकर के कथा करने का मेरा कार्य है। उस भक्त ने पहले कभी कथा सुनी नहीं थी, ना कभी कथा में शामिल हुआ था, कभी कथा में गया भी नहीं था। मन में जिज्ञासा पैदा हुई, कहने लगा जी हमारे घर भी कथा कर देना। तारीख निश्चित होगी, जो खाली सा समय था। वैसे कथा में खर्च कितना आ जाता है? उसने कहा जी 1.25 रुपये से शुरू है,
1.25 रुपया, 2.25 रुपया, 5, 21, फिर 51, 101, आगे जितने की मर्जी कराओ। उसने कहा जी मजदूर आदमी हूँ, 1.25 रुपये की इकट्ठा कर देना, हमारे यहाँ तो ज्यादा का हमारा बजट नहीं है, हम भी सुन लेंगे क्या होता है कथा में। सामान का उसको सूची दे दी गई, तैयारी हो गई पूरी। निश्चित समय पे श्रीमान जी पहुंच गए घर पे भक्त जी के यजमान के। अब तैयारी हो जाती है, आचमन करना है पहले। कहने लगे भाई बैठ जाओ, और जैसे मैं बोलूंगा ऐसे ही बोलना है। कहने लगा जी ठीक है, जैसे करूंगा ऐसे ही करना है, जैसे बोलना है ऐसे ही बोलना है। हाँ जी बिल्कुल। पहले कभी कथा में शामिल नहीं हुआ था, मालूम नहीं था कि कथा कैसी होती है। हाथ बढ़ाया उसने भी, हाथ में जल दिया, आचमन हो रहा है। अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, उसने पढ़ दिया अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, हो गया जी। यजमान इसे पी जाओ, उसने भी कहा यजमान इसे पी जाओ। सोचा कथा चल रही है, अनुसरण करने के लिए कहा था। भाई तेरे से ही कह रहा हूं इसको पी जा। उसने भी कहा भाई तेरे से ही कह रहा हूं इसको पी जा। सोचा कथा चल रही है, ऐसे ही होता होगा कथा में। कहने लगा पी नहीं रहा क्या? उसने भी कहा पी नहीं रहा क्या? सोचा कथा चल रही है, कथा में ऐसे ही होता होगा। सर में दर्द हो गया, मान क्यों नहीं रहा है बात को। कहने लगा सुन नहीं रहा, बात नहीं मानेगा। उसने भी कहा सुन नहीं रहा, बात नहीं मानेगा। सोचा कथा चल रही है, कथा में ऐसे ही होता होगा भाई, क्या मालूम कैसे होता है। गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, कहने लगा थप्पड़ मार दूंगा। उसने भी कहा मैं भी थप्पड़ मार दूंगा। अब वो मजदूर का हाथ है, वो तो लोहे का भी आकार बदल देता है साहब। पंडित जी तो खड़े हो गए, वो भी खड़ा हो गया, क्या करे कथा चल रही है, कथा ऐसी होती होगी। सोचे कभी मारपीट ना शुरू हो जाए, जब भी भर ली। उसने भी भर ली। बंधन सख्त सा किया तो उसने भी सख्त कर दिया, बंधन ढीला किया तो उसने भी ढीला कर दिया बंधन। सोचे कथा चल रही है और कथा शायद ऐसी ही होती होगी। जब पंडित जी ने सोचा भाई छोड़ने वाला नहीं है, बंधन छुड़ाया और गांव से बाहर की ओर दौड़ लगाई। वही क्या छोड़ने वाला, तो वो भी दौड़ पड़ा। अगर तेज तेज दौड़े तो वो भी तेज दौड़े, अगर धीमा हो जाए तो वो भी धीमा हो जाए। सोचे कथा चल रही है, कथा में ऐसे ही होता होगा। जब सोचा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, सारे गांव का चक्कर काटा, वापस आ गया घर। और घर आकर ओम सर्वम पूर्णम स्वाहा। भगत जी यजमान कथा पूरी होगी, बैठ जाओ। सांस ले लंबी लंबी। अब दक्षिणा दो, जो भी तय की थी। कितनी थी? 1.25 रुपया। सांस फूल रही है दोनों की, सांस ले रहे हैं। 1.25 रुपया निकाल करके दिया। कहता है पंडित जी एक बात पूछनी मुझे बस, 1.25 रुपये की कथा में इतनी तू मैं होती है क्या? उसने कहा हाँ ऐसे ही हुआ है। अच्छा 1.25 रुपये की कथा में इतनी भागदौड़ भी करनी पड़ती है? कहता है हाँ ऐसे ही करनी पड़े हैं। तो ठीक है, मैंने 11 रुपये की नहीं कराई, नहीं तो महाभारत छिड़ जाता यहाँ पर और कई साल बीत जाते, कथा पूरी ना होनी थी। संत समागम हरि कथा। जो संतों की कथा होती है वो अंतरचक्षु खोलने वाली होती है। जो गुरुओं की कथा होती है उनसे अंतर मन के कपाट खुल जाते हैं। भेदी हो कोई भेद बतावे, भेद बिना घर दूर। अभी भगत जी ताने वाले जो पुराने सेवादार है गुरु घर के, बहुत समय से इन्होंने गुरु घर में सेवा दी है। और ताना गांव ओन गद्दी के पास ही पड़ता है।
और उनमें जो गुरु महाराज का दरबार है, जब पहले पूरे भारत में कहीं पर भी गुरु रविदास गद्दी नहीं थी, सभी मिशनों के, सभी पंथों के अपने अपने अखाड़े बने हुए थे, अपने अपने मठ थे। तब गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने अपने 5 शिष्यों में से एक शिष्य को चुन करके आदेश जारी किया, जिनका नाम सदगुरु समनदास जी महाराज हैं। वर्ष 1959 में फरमान जारी किया, आदेश जारी किया कि एक रविदास गद्दी की स्थापना करो। तब गुरु गद्दी ऊन में गुरु रविदास गद्दी की स्थापना हुई। और अब 27 अक्टूबर की रात्रि में गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 172वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सारी संगत को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप सबने जरूर पहुंचना है। दोनों हाथ उठा करके आप इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, पहुंचेंगे आप। सतनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 27 अक्टूबर की रात्रि में पहुंचना है। संतों की कथा और साथ ही सुजड़ू से, गांव सुजड़ू से महाराज श्री मिंटू दास जी की अगुवाई में एक पदयात्रा गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन के लिए प्रस्थान करेगी। 27 अक्टूबर को समय महाराज श्री मिंटू दास जी बताएंगे कि क्या समय रहेगा। जो उस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो महाराज मिंटू दास जी को संपर्क कर लेंगे। संतों की कथा तो अकथ होती है, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। और जो भेद है ना, जो रहस्य है, उस रहस्य का पता किसी भेदी से ही तो चलेगा। और भेदी कौन है? भेदी है गुरु। जो अंदर से बताएंगे, अंदर से जानकारी देंगे। ऐसे ही सभी भेदों के जानने वाले सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, आज उनका ये पावन दरबार सजा है। गुरु रविदास जी, गुरु समनदास जी का दरबार सजा है। आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए गुरु महाराज की शिक्षा को एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी ने एक बात स्पष्ट की, सबसे पहले हमें अपना आहार शुद्ध करना है। प्रत्येक कार्यक्रम में गुरुजी इस बात पर जोर देते थे, मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। गुरुजी स्पष्ट करते थे कि पहले अपना आहार खान पान शुद्ध करो। और ऐसा ना हो कि मदिरा छोड़ दी और जो बूटी नाली के पास राजभाई के पास खड़ी है उसको रगड़ करके तुम उसको पीने लगो, वो और भी गलत हो जाएगा। नशा कच्चा है या नशा पक्का है, हर प्रकार के नशे को छोड़ना होगा। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने आदेश दिया। और घर घर जाकर के संगत को चेताया, जोड़ा। वो परिश्रम किया पैदल यात्रा करके। वो ऋण है उनका हमारे ऊपर जिसे चुकाया नहीं जा सकता। गुरुप्यारी साध संगत जी अपनी उपस्थिति का आभास कराएंगे, एक जयकारा बुलंद करेंगे। जो बोले सो निर्भय। सदगुरु रविदास महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज फरमाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ विद्वान बनाओ, इसी से तुम्हारी मुक्ति होगी।
शिक्षा के ऊपर बल दिया गुरुजी ने, और सबसे पहले 5 विद्यालय खोले थे। एक ऊन में जो गुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने पहले ही चला रखा था, दूसरा कपूरगढ़ में, तीसरा नया गांव मंदेड़े में जहां से महाराज महेंद्र दास जी मेरे साथ में हैं, चौथा सांजक में, और 5वां गांव बरवाला में। गांव बरवाला में गुरु रविदास प्राइमरी पाठशाला आज भी चलती हुई हालत में है, वहां पर आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और जैसा कि गुरुजी ने मुझे आदेश दिया, गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल जिसके लिए 21 बीघा जमीन यमुनानगर हरियाणा में हमने खरीदी, 2 साल के बाद वहां पर एडमिशन शुरू हो जाएंगे बच्चों के। बोलिए सदगुरु रविदास जी महाराज की। विदेशी तर्ज पर वो स्कूल तैयार हो रहा है। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की कृपा से, उनके रहमो करम से, उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में कार्य चल रहा है। क्योंकि सारी समस्या का हल जो है वो शिक्षा है, और शिक्षा भी संस्कार वाली होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार होने चाहिए, इस बात पर गुरु महाराज ने बहुत बल दिया, बहुत जोर दिया। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, चलते चलते मैं 1-2 मिनट में अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। वही बातें दोहराते हुए जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हम सबको बताई हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों की शिक्षा से। बच्चों की शिक्षा के लिए तो गुरुजी ने कहा ही है बड़ों को कि बच्चों को शिक्षित बनाओ, पर बच्चों के लिए भी कहा है कि पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी है, परंतु एक बात और ध्यान रखना, चरित्रवान बनना। चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। समाज में जो हमारी बहन बेटियां है ना, उनको अपनी बहन की तरह से समझना। युवाओं के लिए साफ संकेत किया गुरुजी ने, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने। आज जो मेरे युवा साथी जवान नौजवान बच्चे हैं, आप देखते होंगे क्या स्थिति है। सड़क के किनारे, किसी किराने की दुकान के सामने, स्कूल के सामने, तिराहे पर, चौराहे पर मंडली लगा करके जो खड़े रहते हैं ना, बस पूछो मत क्या हाल होता है। बहुत बढ़िया आदत है उनकी, इतनी बढ़िया आदत, यदि वो ये सोचे कि यहां से गुजरने वाली जो बहन बेटी है वो मेरी बहन है, तो शायद वो समय वहां से, जब कोई बहन वहां से गुजरेगी, वो थोड़ी दूरी बना लेंगे वहां से। ये बात ध्यान रखनी होगी। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी आदतों को सुधारना होगा, और वो आदतें जो आज सोशल मीडिया का जहां लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ है, वहां कहीं ना कहीं कुछ बच्चे उसकी गलत चपेट में भी आ गए हैं। एक परिवार में यदि 4 सदस्य हैं, तो चारों सदस्य अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं। एक ने फेसबुक चला रखा है, दूसरा व्हाट्सएप पर है, तीसरा यूट्यूब पर अपना कुछ और देख रहा है, सेक्स चिल्ली चला रखा उसने कुछ और, चौथे का कुछ और मामला है, उसने पता नहीं क्या चला रखा, घर वालों को भी नहीं पता। और वो जो मामला है जो घर वालों को नहीं पता है, वहां से फिर समस्या शुरू हो जाती है, और वो धीरे धीरे भूस की आग की तरह, कूड़ी की आग की तरह अंदर अंदर सुलगता रहता है वो मामला, और एक दिन विस्फोट होता है, और उसका पता उस परिवार को ही नहीं चलता, गांव में सभी को चलता है, रिश्तेदारियों में सबको उसका पता चलता है। इसलिए सावधानी रखनी होगी। मोबाइल के, सोशल मीडिया के असंख्य फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, पर कुछ नुकसान भी हैं। इसका उपयोग करें, संभल करके करें। पहले अगर बच्चा पैदा हो गया ना घर में, बड़ी पूछ होती थी, चाची की, ताई की, दादी की, बुआ की, क्यों रेसिपी पूछनी पड़ती थी। जन्म घुंटी की, जन्म घुंटी कैसे बनेगी, अच्छा उसके भाव बढ़ जाते थे, अच्छा आ रही हूँ अभी, आ रही हूँ, बताऊंगी 2-4 बार और बुलाना पड़ता था। अब मोबाइल है, अब चाची, ताई, दादी, बुआ सब साफ कर दी मोबाइल ने।
बच्चे का जन्म हुआ, एकदम उसी पे उंगलियां चलती है। जन्म घुट्टी की रेसिपी कैसे बनेगी, जन्म घुट्टी 50 तरह की रेसिपी आ गई। दादी अम्मा वाली भी आ गई, नानी अम्मा वाली भी आ गई, परदादी वाली भी आ गई, उसमें बुआ वाली भी आ गई, ताई वाली भी आ गई, इतनी सारी। अब बुढ़िया बैठी आई नहीं कोई बुलाने, 3 दिन हो गए। क्यों आता, वहां तो मोबाइल है, वहां तुझे कौन बुलाएगा। यदि ऐसा भी है, आपको पहले से ही सब कुछ पता है, तो उन बुजुर्गों का मान सम्मान रखने के लिए तो एक बार उनको बुलाइए। उनका मान सम्मान रह जाएगा। संस्कार इसी चीज का नाम है। यदि आप में विद्वता है, आपको ज्ञान है, तो भी आप सामने वाले का सम्मान रखें। यही तो संस्कार है। और संस्कार क्या है? तो शिक्षा की जो बात कर रहे थे, शिक्षा के साथ साथ संस्कार आवश्यक हैं। उन चीजों से रुकना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, कई जगह मैंने ये बात दोहराई है। वर्ष 1947 को देश 2 भागों में बट गया। एक भाग भारत और एक भाग पाकिस्तान। कुछ दिनों बाद ही कुछ लोग बाहर से आने लगे, जिन्हें रिफ्यूजी कहा गया, शरणार्थी। यहां आकर के उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, उनके पास अपने मकान नहीं थे, उनके पास खाने के बर्तन नहीं थे, उनके पास कोई वस्तु अपनी नहीं थी। और आपके पास कहते हम तो मूल निवासी है जी। यहाँ के मूल निवासियों के पास तो सारा कुछ था यहाँ पर। आज देखो उन शरणार्थियों को, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। और आपकी स्थिति क्या है? बीपीएल वाली। यदि सदियों पहले आप राजे महाराजे थे, आप रॉयल थे, राजशाही ठाट बाट आपके थे, तो वो सब कहां चला गया? अभी तो कुछ भी नहीं बीता है, 100 साल भी नहीं हुए। इसका अर्थ के कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये रही कि आपने गुरु और रहबरों महापुरुषों की बात को नहीं माना। आप उनके बताए मार्ग पर न चल सके। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, जो महापुरुषों ने बताया है, शिक्षा से ही बदलाव होगा। और वो शिक्षा संस्कार के साथ होनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार दोनों होंगे तब जाकर के काम चलेगा। बुजुर्गों का सम्मान करें, रोजगार परक शिक्षा को अपनाए। चलते चलते 1 मिनट में मैं अपनी बात को पूरा करने जा रहा हूं। बंधुओं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आदेश से, उनकी कृपा से, बेगमपुरा शोध संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यमुनानगर हरियाणा की ओर से जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जिसमें अध्ययन करके सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। सैकड़ों बच्चों का भविष्य रोजगार के माध्यम से स्वर्णिम हो गया है, जिन्होंने प्रेरणा लेकर के अपना बिजनेस किया, अपना रोजगार किया। बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़े हैं, जिनका सारा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। अभी एक बिटिया जिसके बारे में मैं पिछले 1 महीने से हर कार्यक्रम में बताता हूं, मार्शल आर्ट में स्टेट चैंपियन बनी है। वो मार्शल आर्ट में एक बिटिया। ऐसी व्यवस्था, यानी सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, बच्चों को वो भी जरूरी है, उनके लिए वो भी आवश्यक है। और अब ये सारे कार्य गुरुगद्दी ऊन में शुरू होने वाले हैं, जहां बच्चों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और संस्कार माला शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। अन्य जितनी भी सुविधाएं, योजनाएं यमुनानगर में हम चला रहे हैं, वो सारी योजनाएं गुरुगद्दी ऊन में भी जल्दी शुरू होने जा रही है 27 अक्टूबर के बाद। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की। तो बंधुओं, फिर से आप सबको निमंत्रण देते हुए 27 अक्टूबर के कार्यक्रम में आप सभी ने पहुंचना है। अब 1 मिनट में मैं अपनी बात को पूरी करने जा रहा हूं। आज का जो ये भव्य कार्यक्रम है,
इस कार्यक्रम के आयोजकगण, पूरी कमेटी, महात्मा श्री मिंटू दास जी और इनके जितने भी अनुयायी शिष्यगण हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम में पहुंचे सभी संत महात्माओं को नमन करते हुए और जितनी भी संगत, माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, युवा साथी कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको भी मैं अभिवादन करता हूं और इस सफल कार्यक्रम के लिए पुनः बधाई देते हुए मैं रचना को ही विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय सतगुरु रविदास जी महाराज, जय सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, जय सतगुरु समनदास जी महाराज। सतनाम 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 जी।